हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप जीव विज्ञान के पेपर देने जा रहे हो, जीव विज्ञान के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे इस पेपर को आप पास करोगे। कम से कम 70 में मेरे प्यारों आप लोगों का 50 या 55 नंबर जरूर से जरूर आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मेरे प्यारों अगर आप बायोलॉजी में आप कुछ नहीं पढ़े हो, बिल्कुल आपका बायोलॉजी तैयार नहीं है, तो इस पेपर की मदद से मेरे प्यारों जो ट्रिक आपको बताऊंगा उस ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों आराम से मैं अगर बताऊं तो 50 से 55 नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ आप ला सकते हो। देख सकते हो मेरे पास 2025 का एक पेपर है जीव विज्ञान का, और इस पेपर को मैं खुद ट्रिक की मदद से सॉल्व करने वाला हूं। कौन सा ट्रिक आपको लगाना है कि कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे दे। बहुत बेहतरीन तरीका में बताने वाला, इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मेरे प्यार आपके पास आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे पास? 4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। अब 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप लोग कीजिएगा, जैसे पहला पेज आता है सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग डालें यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को यह मालूम चल पाए कि आपने कौन सा प्रश्न किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुविकल्पीय ही प्रश्न आएगा, तो सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे बना देंगे हेडिंग। ये आपकी मेन हेडिंग हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न का। अब देखिए कौन सा ट्रिक आप लगाओगे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे कर दीजिए आप अंडरलाइन, ताकि दिखने में जो है बेहतरीन लगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद एक काम और कीजिएगा कि आप यहाँ कॉर्नर में रोल नंबर अपना जरूर से जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आप लोगों का कोई कॉपी चेंज न कर पाए। ठीक है, आप बेहतरीन नंबर आप ला पाए। बहुविकल्पीय प्रश्न आपने डाल दिया। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क आया है, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क है तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। ठीक है, आप देखिए फिर इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, दिखने में आप लोगों का अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा है कि टेपिटम परत का कार्य होता है, तो टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो टेपिटम परत का कार्य होता है मेरे प्यारों पराग कणों का पोषण। ठीक है, तो पहले क का पहला सही है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि क का पहला सही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहला सही है। अब आप कहोगे सर नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल आप समझिए। देखिए मैं कौन सा ट्रिक बताता हूँ। तो पहले का मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे क्या सही है? पहला सही है, पहला वाला ऑप्शन। पहले का क का पहला सही है क्या? पराग कणों का पोषण। तो यहाँ पे लिखोगे आपकी पराग कणों का पोषण। ठीक है, पराग कणों का पोषण, यह होगा बिल्कुल राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग ये काम नहीं करेगा कि सर ये तो आपने सही बिल्कुल आंसर बताया। अगर हम लोगों को नहीं मालूम रहे कि परागकणों का पोषण ही होगा, तब हम लोग क्या करेंगे उस समय। तो मेरे प्यारों बच्चों देखिए एक बात बताता हूं आपको। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि चारों में से कौन सा विकल्प सही है। कोई आपको नहीं बता सकता है कि चारों में से यही सही होंगे। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आप काम कीजिएगा कि अपना जो भी दिल करे उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। चारों चारों में से अगर आपके 2 भी सही हो जाएंगे तो आपके काम बन जाएंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो हम लोग किसी तरह पास कर लेंगे। मैंने आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बावजूद भी मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला और सी वाला ऑप्शन सही होता है। पहले और सी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होता है। जैसे इसमें देखिए पहला सही हो गया परागकणों का पोषण। इसी तरह अगर हम दूसरा बात करें, आप लोगों को यही काम करना, चारों वो विकल्पीय प्रश्न अपने मन से करने हैं। इसके बाद आ गया ख। ख वाला है तो आप देखिए एक लाइन का कम से कम गैप छोड़िए। एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे आप डालिए कि प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप पास हो जाओगे। मेन है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले का ख है, इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से करोगे अंडरलाइन, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक अपर्दाहारी है। ठीक है, तो अपर्दाहारी इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वो आपका केचुआ। केचुआ जो अपर्दाहारी के श्रेणी में आता है, तो ख का पहला सही है। तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दिया है प्रश्न उत्तर पहले का ख। ख का पहला सही है मेरे प्यारों, तो आप यहाँ पे डालोगे पहला वाला ऑप्शन। क्या था मेरे प्यारों? केंचुआ, तो आप डालोगे केंचुआ। अब देखिए आप एक चीज नोटिस करिए कि 2 ऑप्शन अब तक पहला ही सही हुआ है, ए वाला। ठीक है, या तो पहला सही होगा तो तीसरा। सबसे ज्यादा यही सही होते हैं 90% केस में देखा जाए तो। इसके बाद अगला प्रश्न तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डालिए प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग। पहले का ग है तो आप लिखोगे पहले का ग, और इसके नीचे स्केल की सहायता से क्या करोगे?
अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में क्या है, अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार का वाहक माना जाता है। ठीक है, तो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से? वो आपका एडिस। क्या है? एडिस। देखिए ग का तीसरा, मैंने कहा ना कि पहला वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा सही होता है। ठीक है, तो एडिस है, तो आप यहाँ लिखोगे तीसरा सही है, तो आप लिखोगे तीसरा एडिस, तो यहाँ पे लिखोगे एडिस। इसके बाद सही का निशान आप लगा दीजिएगा। एक प्रश्न और बचा है चौथा, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न उत्तर संख्या हो जाएगा पहले का घ, तो आप लिखोगे पहले का घ। इसके बाद इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आप करोगे अंडरलाइन ताकि दिखने में क्या लगे, अच्छा लगे। ये सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, पहले का घ वाला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहले का घ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो आपका एंडोन्यूक्लियस। दूसरा वाला इसका सही है। तो देखिए तीन चार ऑप्शन था, चार क्वेश्चन था, चारों में से सिर्फ चौथे वाले प्रश्न का उत्तर सिर्फ दूसरा हुआ है, नहीं तो आपका तीन प्रश्न का पहला और तीसरा हुआ है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो चार में से देखिए बस एक गलत होगा, तीन आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैंने अब तक बिल्कुल सही सही आंसर बताया। तो ट्रिक यही काम करना है, जो ट्रिक मैंने बताया उसी ट्रिक को फॉलो आपको करना है। कम से कम चार में से तीन तो सही हो जाएगा। अब आएगी बारी आप लोगों का खंड पर। अब यहां से मैं सारी चीजें ट्रिक आपको बताऊंगा। अब आएगा आप लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें सारा का सारा ट्रिक काम करेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न तो आप लिखोगे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगा, चाहे कि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि यहाँ से आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न किया हुआ है। इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है। ठीक है, मैं स्केल ले लेता हूँ, मैं सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, यही ट्रिक आप लोगों को इस्तेमाल करके जाना है। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का प्रश्न उत्तर संख्या। देखिए दूसरे का क। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क स्टार्ट है। अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क क्या है, कह रहा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक नंबर के लिए प्रश्न है, तो दूसरे का क है, तो आप डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। अब इसका ट्रिक समझिए कि कौन सा इसमें दिमाग लगाएंगे अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो दूसरे का क वाला प्रश्न इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न यह था कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। अब मेरे प्यार बच्चों आपको मालूम नहीं, मैं सही आंसर बता दूं, सर्टोली कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी कोशिका होती है? सर्टोली कोशिका होती है। अब ट्रिक समझिए मेरे प्यार बच्चों कि इसका ट्रिक क्या है। अगर आपको नहीं मालूम है कि सर्टोली कोशिकाएं होंगी तब क्या करेंगे आप मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पे देखिए किसी भी कोशिकाओं का अगर आपको नाम मालूम है, किसी भी कोशिकाओं का अगर आपको नाम मालूम है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। किसी भी कोशिकाओं का अगर नाम मालूम है तो यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चों कमेंट आएगा सर हम लोगों को कोशिकाओं का नाम मालूम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप यही कर दीजिए पॉलीमेरेज, देखिए ये जो ऑप्शन है इसी को आप भर दीजिए। ठीक है, नहीं तो न्यूक्लियस भर रहा है इसको भर दीजिए, या एनोफिलीज आपको दिख रहा है यही वाला ऑप्शन में लिख दीजिए। इसका आंसर कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख दीजिए। सही आंसर तो सर्टोली कोशिका होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो मैंने अब तीन चार ऑप्शन बता दिया है, वही चीज यहाँ पे फिलअप कर दिया, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यह काम आपको करना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, तो यहाँ पे पहले हेडिंग बनाएंगे एक लाइन छोड़कर कि प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख है, तो आप लिखोगे दूसरे का ख। इसके नीचे स्केल की सहायता से क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अब देखिए यह क्या है, दूसरे का ख वाला प्रश्न क्या पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पूछा है कि एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। फुल फॉर्म पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आधे आधे नंबर के हिसाब से एक नंबर मिलेगा। देखिए फुल फॉर्म का ट्रिक आपको बताता हूँ, कोई भी फुल फॉर्म आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए पहला है आपका एमटीपी का फुल फॉर्म, तो अगर इसका रियल फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम जो होता है रियल, वो होता है आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी, यह मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम होता है जिसे हम लोग गर्भपात कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपका दिमाग काम करेगा कि सर अगर नहीं मालूम रहेगा तब क्या करेंगे। अब देखिए
कोई भी फुल फॉर्म नाम लिख रही है, कोई भी फुल फॉर्म, तो यहां से बस इतना याद रखिए कि एम से पहला लेटर स्टार्ट होना चाहिए। एम से पहला लेटर स्टार्ट होना चाहिए, बाद में आप कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह टी का अगर मालूम है, जैसे टी का टर्मिनेशन है तो यहाँ पे टी का फुल फॉर्म लिख लो तो टी आगे लिख दो, बाकी इसमें कुछ भी आगे जोड़ के एक कोई मीनिंगफुल वर्ड बना लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर पी से है तो पी का पहला अक्षर पी होना चाहिए, बाद में कोई भी आप मीनिंगफुल अर्थ आगे कुछ भी जोड़ के बना लीजिए। ये आपका फुल फॉर्म का ट्रिक होता है। वैसे रियल में तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही होगा। इसी तरह देखिए, अगर आपको पूछे जिफ्ट, पूछा था ना कि जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, अगर रियल देखें तो इसका होगा जाइगोट। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, जाइगोट। आई से होगा इंट्रोफेलोपियन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इंट्रफेलोपियन, फेलोपियन। ठीक है, फेलोपियन। और टी से होगा मेरे प्यार बच्चों ट्रांसफर। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है। अब देखिए, जे से जाइगोट, आई से हो गया इंट्रा, एफ से फैलोपियन और टी से ट्रांसफर। ठीक है, इसका मतलब होता है जाइगोट इंट्रोफेलियन ट्रांसफर। आप देखो, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि इसका फुल फॉर्म कैसे लिखें, तो आप पहला अक्षर जेड लिखें, इसके बाद मेरे प्यारे जो कुछ भी आप जोड़ दीजिए इसके आगे, आपको नंबर मिल जाएगा। आई से लिखना है तो आई लिख दीजिए, आई के बाद कुछ भी आप वर्ड जोड़ दीजिए। इसी तरह आपका एफ है तो पहला अक्षर एफ होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी आप वर्ड जोड़ दीजिए। इसी तरह टी है तो टी जोड़ दीजिए, आगे कुछ भी आप वर्ड जोड़ दीजिए। ये आपका फुल फॉर्म का ट्रिक होता है। अगर नहीं आता है तो सबसे बेहतरीन तरीका है नंबर उठाने का यही, फुल फॉर्म के लिए अगर बताऊं तो आपको। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न उत्तर दूसरे का ग। यहाँ लिखेंगे अगले हेडिंग डाल के, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ग क्या है उसको देखिए, इसके नीचे स्केल के साथ अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरे का ग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की इकाई मेरे प्यारे बच्चों ऐसे जीन होती है। क्या होता है, जीन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जीन होगा। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि जीन ही होगा। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, जीन होती है। अगर आपको नहीं मालूम हो मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगर नहीं मालूम है तो देखिए आपके पास ऑप्शन है। आनुवंशिकता की इकाई पूछा है ना कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आप लाइगेज बता दीजिए कि आनुवंशिकता की इकाई लाइगेज होता है, या आनुवंशिकता की इकाई एंट्रोन्यूक्लियेज होता है, या आनुवंशिकता की इकाई एक्सोन्यूक्लियेज होता है, या आनुवंशिकता की इकाई पॉलीमरेज होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, इधर भी ऑप्शन दिए गए, कोई भी एक ऑप्शन उठाकर आई इसके जगह पे आंसर लिख दीजिए। वैसे रियल आंसर तो यही होगा आप लोगों का, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन होता है। नहीं मालूम है तो यही दिमाग आपको लगाना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर दूसरे का घ है, तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ। पेज भर गया है तो इधर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ है तो आप लिखोगे दूसरे का घ, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। अब देखिए दूसरे का घ वाला प्रश्न क्या है, बोला है कि आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडान त्रिक होते हैं। तो आनुवंशिक कूट में अगर हम कोडान की बात करें तो 64 कोडान होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 64 कोडान होते हैं। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी वर्ड लिख दीजिए। 64 नहीं मालूम है तो आप 32 लिख दीजिए। कोई भी अंक अगर आपको मालूम है तो यहाँ लिख दीजिए, 32 लिख दीजिए, आप 52 लिख दीजिए, आप 44 कोडान लिख सकते हैं, आप 77 कोडान लिख सकते हैं। नहीं मालूम है तो यही ना काम करोगे, कोई भी आप संख्या लिख दो, उसका एक कोडान लिख दो। वैसे रियल आंसर तो आपका 64 कोडान ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका हड़ा वाला कि वाहित मल क्या है। अब मेरे प्यारों से देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ड़ है तो आप देखिए वाहित मल का आंसर कैसे आप लिखोगे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ड़ है तो आप लिखोगे दूसरे का ड़, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। अब दूसरे का ड़ है, पूछा है कि वाहित मल क्या है। तो वाहित मल क्या है, तो आप सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए कि वाहित मल। ठीक है, इसके बाद इसको हेडिंग बना लीजिए कि वाहित मल क्या है। ठीक है, देखिए वाहित मल तो वो होता है कि वाहित मल वो अपशिष्ट पदार्थ है जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है। ठीक है, पाचन तंत्र से जो बाहर निकलता है उसको वाहित मल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह बनाकर कि वाहित मल उसे कहते हैं, वाहित मल उसे कहते हैं जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है, जो पाचन तंत्र से बाहर निकलता है। लो भाई आंसर बन गया। इस तरह आप बना के मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो। ठीक है, बाहर निकलता है, आंसर हो गया आपका कंप्लीट। एक एक नंबर का तो एक एक दो दो लाइन का ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय संख्या पहला।
ठीक है, जो कि 2-2 नंबर के लिए प्रश्न है। उसका आंसर कैसे दोगे देखो, अब आ गया लघु उत्तरीय संख्या फर्स्ट, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना लघु उत्तरीय संख्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट डाल दीजिए, और प्रश्न उत्तर तीसरा का क है तो आप डालोगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क है तो आप लिखोगे तीसरे का क, इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दोगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क बोला है क्या, मैं दिखाता हूं आपको। बोला है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अफीम क्या है, ये किस पौधे से प्राप्त होता है, तो सब दोनों चीज आपको लिखना पड़ेगा कि अफीम क्या है। तो सबसे पहले आप डालोगे अफीम, ठीक है, और अफीम के बारे में आप लिखोगे मेरे प्यार जो। सबको मालूम है कि अफीम जो एक प्राकृतिक पौधा होता है, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ होता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और अफीम जो होगा अफीम के पौधे से ही प्राप्त होगा, ये बात तो आपको भी मालूम है। तो आप लिख देना ऐसे कि अफीम, ऐसे आप बना के लिख सकते हो कि अफीम एक प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, जो किस पौधे से प्राप्त होता है, अफीम के पौधे से, जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, जो अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो, प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि अफीम जो होता है, जैसे इस पौधे के फल से ऐसे लिख सकते हो दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, जिसे हम लोग काटते हैं, उसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसे हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग अफीम कहते हैं। आगे लिख दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस पौधे के फल से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलता है। जो बोल रहा हूँ आप लिख दीजिएगा इसी तरह बनाकर, सफेद तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग सुखवाते हैं या उसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद वो अफीम में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफीम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अब इसी तरफ सारे प्रश्नों का मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जवाब आपको देना है इसी तरह। कोई भी प्रश्न आ जाए, मैं त्रिगुत्रीय प्रश्न एक कर ले लेता हूं, उसको आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे ये दे दिया आप लोगों का, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पे क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। देखिए प्रश्न उत्तर 9 है, कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 9, यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या 9 है, क्या बोला है, मेंडल के प्रभाविता के नियम। तो यहाँ सबसे पहले आपका हेडिंग होना चाहिए कि मेंडल के प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, तो यहाँ पर डाल लीजिए मेंडल के प्रभाविता का नियम। ये हो गया आप लोगों का मेन हेडिंग। क्लियर है। अब इसमें आप लोगों को लिखना है मेंडल के बारे में, तो आप लोग लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों कि ऐसे उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मेंडल के नियम के अनुसार, जैसे हम लोग शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराते हैं, जाहिर सी बात है कि मेंडल ने संकरण कराने के बाद ही इसमें पता लगाया था, तो आप लिख दीजिएगा शुद्ध बीजों के साथ संकरण कराया जाता है, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अपने में बनाकर आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा, बनाकर आप इस सेंटेंस को क्या कर दीजिएगा मेरे प्यार जो पूरा कर दीजिएगा। लास्ट में लिख दीजिएगा कि इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, बस नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे के जितने भी प्रश्न, अब कितना बताऊं, बहुत सारा प्रश्न मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए अंतर पूछा है ना, जैसे यहाँ बोला है कि प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए, तो एक साइड आपका हेडिंग होना चाहिए प्लाज्मिक डीएनए और एक साइड आपका हेडिंग होना चाहिए गुणसूत्रीय डीएनए होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें अंतर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक में लिखेंगे कि कोई चीज उपस्थित है, तो एक में लिखेंगे उसकी कोई चीज उपस्थित नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए इसमें लिखते हैं कि एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से पाए जाते थे, तो इसमें लिख दीजिएगा कि अगर ये छोटा है तो लिख दीजिएगा कि ये बड़ा, कि एक बड़ा रैखिक डीएनए अणु होता है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लीजिएगा कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ यूरिकोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लीजिएगा इसमें प्रोकैरियोटिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अंतर, इसमें पाया जाता है तो इसमें नहीं पाया जाता। अगर 3 इसमें अगर आपने लिख दिया कोई भी,
सेंटेंस बनाकर, तो इसमें तीनों आसान हो जाएगा। इसमें नहीं नहीं का प्रयोग करके इसमें पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। इस तरह सेंटेंस करके अंतर आप दे सकते हो। जैसे इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर पूछा है, तो इसमें भी आप अंतर उसी तरह दे दीजिएगा। जैसे इसमें डीएनए अणु के सिरों के न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है, और ये जो होता है डीएनए अणु के भीतर विशेष स्थानों पर न्यूक्लियोटाइड को काटता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डीएनए के अंत से न्यूक्लियोटाइड्स हटाता है, और इसमें होता है डीएनए अणु के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स हटाता है। तो ये अंत में या बीच में, ऐसे ऐसे आप सेंटेंस बना के मेरे प्यार को लिख देना। इसके बाद आप लोगों जैसे निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, जीवन की उत्पत्ति क्या है, हेडिंग बना के जीवन की उत्पत्ति के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेशियन जिसे आदिमानव कहते हैं उसकी हेडिंग डालिएगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। संक्रामक रोग क्या होते हैं, उससे संक्रामक रोग के बारे में बहुत जानकारी आप लोगों को। डार्नीवात क्या है, हेडिंग बनाते रहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहिए। बस ये आप लोगों का हो गया पेपर। इसी तरह सारे पेपरों को जवाब आप दे सकते हो। जैसे मनुष्य के जड़ तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। तो नर जनन तंत्र का एक पहले सचित्र वर्णन बना दीजिए, और उसी सचित्र वर्णन जो बनाएंगे उसका नाम प्रदर्शित कर दीजिए, और एक एक नाम को लिखकर उसके बारे में कुछ ना कुछ हेडिंग बना के उसके कार्य के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में लिखते चले जाइए। क्योंकि जीव विज्ञान में पास होने का सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन और सबसे सरल तरीका बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों, तो बिना पढ़े बिना याद किए 100% गारंटी है टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, और 100% गारंटी आप पास हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। अब तक आप बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जीव विज्ञान के पेपर को आप कभी भी किसी वक्त पास कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे जाते हैं इस ट्रिक की मदद से, और हर साल पास होके आते हैं, और कमेंट में भर भर के आता है कि थैंक यू सर, बायोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आप भी ऐसा ही कमेंट करने वाले हो कि जीव विज्ञान में अगर कुछ नहीं आ रहा ना, देखिए मेरे पास सब कुछ है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यह 2025 का मेरे पास पेपर है, वो भी किस विज्ञान का, जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का पेपर है हमारे पास, और इस जीव विज्ञान के पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं, और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आज आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं। इस ट्रिक के मदद से मेरे प्यारे गारंटी है मेरा कि आपका 45 से लेकर 50 नंबर के बीच आप लोगों का आ जाएगा मेरे ट्रिक की वजह से। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन 45 से 50 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से ला सकते हो। और इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करने वाला हूं। ये जो पेपर आप देख पा रहे हो 2025 का, मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीव विज्ञान में आप पास हो गए समझ लीजिए। इस वीडियो को अगर क्लिक आपने कर दिया है तो बिल्कुल आप पास हो, कोई रोक नहीं सकता आपको जीव विज्ञान में। तो मेरे प्यारे जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज से आप लोगों का बायोलॉजी वाला पेपर का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा ट्रिक बताने वाला कि किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, और टीचर पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको साइड करता हूं। देख लीजिए मेरे पास ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, और इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जो पेपर में दिखाया हूं उसको खुद अपने हाथों से लिखने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को लिखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। बस आप वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, जो जो ट्रिक बताऊंगा पूरा का पूरा ट्रिक आपको फॉलो करना है। सबसे पहला ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, सबसे पहला ट्रिक क्या है, ध्यान से जो जो मैं कह रहा हूं ना उसको पूरा का पूरा आपको अच्छे से सुनना है। पहला ट्रिक यह है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है, और सादा पेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी भी प्रश्न को अगर आप छोड़ देते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे 0 नंबर, क्योंकि अगर उस प्रश्नों के अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और क्या करा कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आया तो इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, उस ट्रिक की मदद से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। और क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को छोड़ोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन कर दे तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से अगर जिस ट्रिक से अगर मैं बताऊंगा अगर उसको फॉलो कर लोगे, अगर उस ट्रिक लगा दोगे तो 5 में गारंटी है मेरा प्यारे बच्चों कि 3 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को मैं 100% गारंटी लेता हूं, ये मेरा दावा है कि 5 नंबर में 3 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वो ट्रिक है जो कि आपको अप्लाई करना है, देखिए सबसे पहले देखिए इस पेपर को, यह पेपर है आपका 2025 का, वो भी जीव विज्ञान का पेपर है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें क्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। सबसे पहले इसमें आप देखोगे ना तो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। एक चीज आपको बता देता हूं कि बहुविकल्पीय में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दे कि नहीं यह ऑप्शन कर दोगे तो सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय में आपको लगाना पड़ेगा ट्रिक। कौन सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, तुक्का वाला। अब आपकी किस्मत है कि आप सही कर पाओ उसको। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा कि यहाँ पे बोला है कि टेपिटम परत का कार्य होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे बी वाला ऑप्शन लगा दिया, ठीक है, तो अगर बी वाला अगर आपका सही हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं सही हुआ तो भाई उसका काम कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको तुक्का ही लगाना है। जैसे पहले का अगर आपने दूसरा लगा दिया तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन करने वाले हो
तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे आपको मान लीजिए कि पहले वाले पे दूसरा लगाया था, तो इसमें आप तीसरा लगा दो, ठीक है, इस वाले में आप चौथा लगा दो, इस वाले में आप दूसरा लगा दो, ऐसे करना है, ठीक है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर आंसर आपको सही सही नहीं मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। किसी का बी रंग दो, किसी का दूसरा रंग दो, किसी का तीसरा लिख दो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए कि इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, 4 में से अगर 2 सही हो गए या 3 सही हो गया या आपकी किस्मत साथ दे दिया तो चारों के चारों सही हो गए, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, तो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने वाला प्रश्न है। अगर मान लीजिए यहां से आपको ट्रिक बताता हूं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। यहां पे आपका स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न और प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है। तो जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न करना है तो सबसे पहले आप मेरे प्यारों चुप करोगे क्या कि आप सबसे पहले ट्रिक की मदद यही करना है कि सबसे पहले हेडिंग पे फोकस करना है। सबसे पहले हेडिंग, एग्जामिनर आपका आंसर चेक करने से पहले आपकी हेडिंग देखेगा कि आपने हेडिंग सही लिखा है कि नहीं। तो अगर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हो तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आंसर से पहले एग्जामिनर जो होता है वो हेडिंग को चेक करता है। अगर हेडिंग बिल्कुल आपने सही लिखा है तो एग्जामिनर उसी से तुलना कर देगा कि नहीं आंसर भी आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपने ये मेन हेडिंग बना लिया, ठीक है। उसमें आप दूसरे का क कर रहे हो, ठीक है। देखिए प्रश्न दूसरे का क है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरे का अगर मान लीजिए क करने वाला बोला शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रश्न उत्तर दूसरे का क। अब मेरे प्यारों जो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। तो यहाँ पे दूसरे का क्या लिखेंगे आप क। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क, नीचे आप स्केल की सहायता से आपको लाइनिंग खींचना है ताकि अच्छा लगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क आपने कर दिया, ठीक है। तो देखिए जब आंसर आपको लिखना है तो आंसर कैसे लिखना है उसको देखिए। तो आंसर लिखते समय आपको क्वेश्चन भी नोट करना है। जैसे बोला है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, तो ये नहीं कि डायरेक्ट उसका नाम लिख दे, नहीं तो नाम नहीं लिखना है। नाम लिखने से पहले आप इस प्रश्न को उतारिए, ऐसे लिखेंगे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, ठीक है। ये आप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे पहली लाइन यहां पे कि शुक्राणुओं को जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही काम कीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। शुक्राणुओं को पोषण शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए कोशिकाओं के नाम। अब कोशिकाओं के नाम मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। अब देखिए शुक्राणु को जो पोषण प्रदान करता है उसका नाम जो मेरे प्यारे बच्चे है वो है सर्टोली कोशिका। क्या है, सर्टोली कोशिका। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है। अब ट्रिक समझिएगा, क्या है, सर्टोली कोशिका। अब आप कहोगे सर आपको तो आंसर मालूम है तो आपने आंसर लिख दिया, हमें आंसर मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। आप देखिए ट्रिक यहीं पे समझने की जरूरत है। जैसे पहला प्रश्न है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम, हमको तो आंसर मालूम है कि सर्टोली कोशिका है, हमने नाम लिख दिया। आपका कमेंट रहेगा सर हमको तो नहीं मालूम रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। अब मेरे प्यारे जो ट्रिक समझिए, अब ट्रिक यहाँ पे क्या लगेगा, ट्रिक यहाँ पे ये लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको किसी भी कोशिका का अगर नाम मालूम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कोशिकाओं, जैसे आपको राइबोसोम्स मालूम है, ठीक है, राइबोसोम, तो यहाँ पे आप राइबोसोम लिख सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, यहाँ पे सोम ऐसे लिखेंगे लाइसोसोम। या आपको माइट्रोकांड्रिया मालूम है तो आप माइट्रोकांड्रिया लिख सकते हो, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया। अब मेरे प्यारों जो आपको जिस भी कोशिका का नाम मालूम है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जैसे रसधानी है तो रसधानी आप लिख दीजिएगा। तो बहुत सारी कोशिकाओं का नाम आपको तो मालूम ही होगा, कोई ना कोई एक कोशिका का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, या आपको आंसर सही हो जाएगा। जैसे शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम सर्टोली कोशिका। आपका मन है तो आपको नहीं मालूम है तो आप राइबोसोम्स लिख सकते हो, किसको मालूम है तो लाइसोसोम लिख देना, किसी को नहीं मालूम है तो माइट्रोकांड्रिया लिख देना, किसी को नहीं मालूम तो रसधानी लिख देना। तब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, तो आप जब इसको लिखे रहेंगे तो उतना उसको समय नहीं रहेगा। जब वो कॉपी पूरा चेक करता रहेगा, लाखों कॉपियां उसको मिलती है, जब उसको पढ़ेगा तो आपको नंबर दे देगा। एक नंबर नहीं तो मेरे प्यारे आधे नंबर फिक्स है, इस बात की गारंटी लेता हूं। यह ट्रिक आपको लगाना है।
क्लियर है। चलिए इसी तरह देखिए, आपको ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा ट्रिक बता दूंगा। अगर नहीं कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा हो तो लिखेंगे भाई, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए ट्रिक है। जैसे दूसरे का ख करना है कि एमटीपी और यहाँ पे जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। अब अगर फुल फॉर्म आ गया तो आप क्या करोगे, फुल फॉर्म के लिए ट्रिक समझिए। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख। ठीक है, हेडिंग बहुत जरूरी है। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख आपको हेडिंग बना लेना है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में कि एमटीपी लिखेंगे, एमटीपी। ठीक है, एमटी का पूरा नाम, यहाँ पे मेन हेडिंग आपकी क्या रहेगी, एमटी का पूरा नाम। ठीक है, ये आपने हेडिंग बना लिया। अब एमटी का पूरा नाम और एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे जिफ्ट का पूरा नाम, ZIFT, जिफ्ट का पूरा नाम। ये आपकी ब्लैक पेन से होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वैसे मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूं कि जैसे एमटीपी का फुल फॉर्म होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और जिफ्ट का पूरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यह नाम होता है, आपको तो मालूम होगा नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको कैसे मालूम होगा, तो आप कैसे लिखिए। देखिए मेरे प्यारे जो ट्रिक यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे एमटीपी का पूरा नाम लिखना है तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि कोई भी वर्ड लिख रहे हो वो एम से ही स्टार्ट होना चाहिए। जैसे एम का होता है मेडिकल, ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे मेडिकल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को मेडिकल नहीं मालूम रहेगा, तो कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कि वो एम से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे टी है तो टी का ये होता है टर्मिनेशन। ठीक है, क्या होता है टर्मिनेशन। अब आपको मालूम नहीं रहेगा कि टर्मिनेशन होता है टी से, तो आपको कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, लेकिन वो वर्ड टी से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पी का, पी से मैंने लिखा है प्रेगनेंसी। अब आपको नहीं मालूम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी वर्ड लिखिएगा, लेकिन याद रहे कि उस वर्ड में जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो पी से ही होना चाहिए। तो इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप भी कोई वर्ड लिख सकते हैं तो एम से स्टार्ट होना चाहिए, टी से स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, वो फुल फॉर्म में आपका मालूम चल जाएगा, वो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे जिफ्ट का पूरा नाम लिखना है तो आपको जेड से ही स्टार्ट होना चाहिए, जिसका जाइगोट होता है तो जाइगोट मतलब जेड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि जाइगोट, आपका मन कोई भी लिखिए लेकिन जेड से ही स्टार्ट होना चाहिए। आई का होता है यहाँ पे इंट्रोफेलोपियन। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे कि इंट्रोफेलोपियन का होता है स्पेलिंग FALLOPIAN, इंट्रोफेलोपियन होता है। आप भी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं दुनिया का, लेकिन आई से बस स्टार्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दो। ठीक है, टी से ट्रांसफर होता है। ठीक है, नहीं एफ भी बचा है ना यहाँ पे, तो इंट्रोफेलोपियन। देखिए जेड से जाइगोट हो गया, आई से इंट्रा हो गया, एफ से फेलोपियन हो गया, और क्या बचा मेरे प्यारे, जो टी से, तो टी से हम यहाँ पे ट्रांसफर लिख देंगे। आपका मन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपका टी से होना चाहिए। ये फुल फॉर्म का नियम है। ठीक है, फुल फॉर्म के नियम में यही आपको अप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दिख गया आपको पूरा का पूरा, यही आपको दिमाग लगाना है कि फुल फॉर्म में एम से स्टार्ट होना चाहिए, टी से स्टार्ट होना चाहिए, पी से, बाकी कुछ भी लिख दीजिए। यह है फुल फॉर्म के लिए ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यह था एक एक नंबर वाले प्रश्नों का मैंने ट्रिक बता दिया। ऐसे देखिए आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवंशिकता हेडिंग डालकर आनुवंशिकता के बारे में कुछ ना कुछ अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह एक एक नंबर वाले को सब हेडिंग बनाकर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछ दिया, जैसे ये वाला प्रश्न है, जैसे अफीम क्या है तो अपने बारे में लिख दो। अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है, ये तो अपने से बना के लिख दोगे। मेन ये है, जैसे इस तरह के बड़े प्रश्न अगर आपको डिफिकल्ट वाले आ गए, जैसे बोला है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या अगर मान लीजिए पूछ लिया तो कैसे आप इसका ट्रिक लगाओगे। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में आप तीसरे का ख वाला कर रहे हो। ठीक है, तो मेन है आपकी हेडिंग, तो हेडिंग आप तुरंत बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न तीसरे का ख, तो लघुत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। अब प्रश्न उत्तर तीसरे का ख, तो यहाँ पे आप प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख, तो तीसरे का ख करें, नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का ख क्या पूछा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो सबसे पहले आप मेरे प्यार जो यही से हेडिंग बना लेंगे। एक आपका क्लाइनफेल्टर हेडिंग बन जाएगी, दूसरी हेडिंग हो जाएगी टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर आप हेडिंग बना लेंगे। पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लाइनफेल्टर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते हैं।
लिखेंगे हम लोग क्लाइन फिल्टर, ये हमारी क्या बन गई, मेन हेडिंग बन गया, ठीक है, ब्लैक पेन से। ठीक है, नीचे हम लोग ऐसे कर देंगे, हेडिंग आपका बन के तैयार हो गया। अब आपको मालूम है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बनाकर कैसे क्लाइन लिखेंगे, लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। देखिए मैं पहली लाइन तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से कि क्लाइनफेल्टर, डायरेक्ट गुणसूत्रों की संख्या नहीं लिखना है कि मान लीजिए कितना पाया जाता है। वैसे क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये नहीं कि बस हेडिंग डाल के 47 लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसे बना के लिखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, सिंड्रोम से, सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में, ऐसे बना के लिखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में, क्या लिखेंगे, पीड़ित लोगों में, पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या, ऐसे। ठीक है, थोड़ा एक लाइन बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। अब मेरे प्यारों चो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर हमको नहीं मालूम रहेगा कि 47 होती है, तब क्या लिखेंगे। अरे मेरे प्यारों चो कुछ नहीं मालूम रहेगा तो आप कुछ भी लिख दीजिए, 37 होती है, 57 होती है, 68 होती है, लिख दीजिए कुछ भी। लेकिन आपको ऐसे लिखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। नहीं मालूम है तब 52 लिख दो, नहीं मालूम है तब 37 लिख दो, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपकी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब एग्जाम में बस हेडिंग को पढ़ेगा जी, यहाँ से एक लाइन पढ़ेगा, आंसर दे देगा आपको पूरा नंबर। ठीक है, इसी तरह दूसरी हेडिंग क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, वो था टर्नर सिंड्रोम। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आप डाल देंगे टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गया। और इसमें आपको लिखना होगा तो फिर आप यही वाली लाइन उतारेंगे, लिखेंगे जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टर्नर सिंड्रोम से, लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम से, सिंड्रोम से पीड़ित, पीड़ित लोगों में गुणसूत्रों की संख्या, लोगों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, देखिए कुछ नहीं मालूम है, मैं कैसे कॉपी भर रहा हूं, देखिए बस गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कितनी होती है, 45 होती है। अब आपको मालूम नहीं रहेगा तो कुछ 35 लिख दीजिएगा, 55 लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, 32 लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर। तो देखिए एक पेज मेरा भर गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ पे चित्र वाले प्रश्न। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से रखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जाम वाले दिन, एग्जाम वाले दिन सिर्फ ज्यादा दीर्घउत्तरीय प्रश्न पढ़ें और चित्र देखें। देखिए दीर्घउत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय सब समाहित हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अगर आप 10-15 दीर्घउत्तरीय प्रश्न ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो उसी दीर्घउत्तरीय प्रश्न से आप सारे के सारे लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर दे दोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा दीर्घउत्तरीय प्रश्न पढ़ें जिससे आपको कीवर्ड मिल सके और उन्हीं कीवर्डों का इस्तेमाल करके आप सारे के सारे प्रश्नों का आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो यही काम करना है। जब समय आपको, जब 2 दिन बचे चाहे 1 दिन बचे, जैसे कल आपका बायोलॉजी का पेपर है तो एक दिन पहले आपको 10-15 दीर्घउत्तरीय बड़े बड़े प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सबसे ज्यादा चित्र वाले में दिक्कत होता है कि अगर कोई चित्र ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाना, यह ट्रिक लगा देना, पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। और कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, अब चित्र नहीं आ रहा आपको कि भाई यह चित्र पूछा, इस चित्र को हम कैसे बनाएं, तब कौन सा ट्रिक आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहली बात यह है आप लोगों का, जैसे इसमें चित्र दिया है आपको, मैं पेपर में दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे चित्र बनाने के लिए आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिया है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, जैसे 5 नंबर में यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न बोला है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। एक काम याद कीजिएगा कि 2-3 ऐसे चित्र हैं कि जो कॉमन होता है, हर एक एग्जामिनर जानता है। जैसे नर जनन तंत्र, यहाँ पे लिख लीजिए नर जनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए, आरएनए। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। यह जो चित्र है कॉमन है, हर एक एग्जामिनर जानता है। ठीक है, तो अगर इन चित्रों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। और यही चित्र ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूरे के पूरे पेपर उठा के देख लेना यह चित्र। और एक आता है मेरे प्यारे बच्चों विक्राणु का। ठीक है, विक्राणु का चित्र आता है। तो 4-5 ऐसे चित्र हैं कि आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही काम आपको करना है। चित्र अगर आपको तैयार है तो चित्र खाली सिर्फ बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये काम आपको, देखिए आपको रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि चित्र में आपको यही ट्रिक लगाना है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 5 चित्र को आपको देख के ही एग्जाम में जाना है। ठीक है, 5 चित्र के अलावा आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं ज्यादा।
तो इसमें से आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और अंतर वाले अगर प्रश्न आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में बताइए अंतर। तो अंतर में सिंपल ये चीज है कि आप एक ग्राफ बना लीजिए, इधर आप एक हेडिंग डाल लीजिए, इधर आप हेडिंग डाल लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट वाइज पहली पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, इधर आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इन्हीं के बारे में प्लाज्मिड डीएनए यह होता है, इसके बाद गुणसूत्रीय डीएनए यह होता है, इसमें यह पाया जाता है तो इसमें यह नहीं पाया जाता है। अंतर जब भी आप कीजिए, तो अगर इसमें पाया जाता है तो इसमें नहीं पाया जाता है, बस इसमें जो चीज हो रही है इसमें चीज नहीं होती रहेगी। बस ये चीज आपने डिफरेंट करके आप लोगों को लिखना है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा पूरा।